वेलकम अगेन। एक बार फिर से स्वागत है सभी का। वी आर स्टडिंग चैप्टर 6 ऑफ बुक अवर पास्ट पार्ट सेकेंड। द नेम ऑफ द चैप्टर इज टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। हम अध्याय 6 पढ़ रहे हैं बुक हमारे अतीत भाग 2 का। अध्याय का नाम है नगर, व्यापारी और शिल्पीजन। हम मध्यकालीन युग के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ये सभी को याद रहे। उस टाइम ट्रेडर्स, टाउन्स, क्राफ्ट्स पर्सन्स की क्या स्थिति थी वो हम स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर में। यहाँ तक हम पहुँचे थे। आज हम ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि टाउन्स अलग अलग तरह के टाउन्स थे और और यही टाउन्स एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर बन गए। कुछ मंदिरों की वजह से टाउन्स बस गए, है ना। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे आबादी बस गई। नाउ ट्रेडर्स कैसे व्यापार करते थे, कहाँ कहाँ तक ट्रेड करते थे, कौन सी डिफरेंट एसोसिएशंस थी, कहाँ कहाँ तक व्यापार होता था हमारे सब कॉन्टिनेंट इंडिया से, वो हम देखेंगे। और व्यापारी कहाँ कहाँ से इधर तक आते थे। वी ऑल दीज थिंग्स वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सभी ध्यान से सुनेंगे। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, ध्यान से सुनेंगे सभी, लास्ट तक वीडियो को देखिए। देर वर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स। बंजारास के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। तो ये ट्रेडर्स एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे। हॉर्स ट्रेडर्स थे जो एक इनफैक्ट देश से दूसरे देश तक घोड़ों का व्यापार करते थे, अपने एजेंट बना लेते थे और वो उनके बिहाफ पे काम करते थे। और जो भी वॉरियर्स होते थे जिनको युद्ध के लिए घोड़े चाहिए रहते थे, तो ये जो ट्रेडर्स थे, हॉर्स ट्रेडर्स, घोड़े के व्यापारी, ये घोड़े सप्लाई कर दिया करते थे। अब हम सबको पता है कि ट्रेडर्स जो हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। अब एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बहुत सारे जंगल पार करने होंगे, नदियाँ पार करनी होंगी, किंगडम्स पार करने होंगे, या राजाओं के क्षेत्र पार करने होंगे, ठीक है। तो उनको अपनी प्रोटेक्शन तो चाहिए होगी। सो फॉर दैट व्हाट दे डू, ये दे यूजुअली ट्रैवल्ड इन कारवान एंड फॉर्म्ड गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, है ना। वो कारवा में चलते थे, ग्रुप में चलते थे, इस तरह से वो अपने हितों की रक्षा करते थे। उन्होंने अपने व्यापार के हितों की रक्षा करने के लिए, फॉर प्रोटेक्टिंग देयर इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडिंग, व्हाट दे डू, दे फॉर्म गिल्ड्स। उन्होंने गिल्ड बनाए, ठीक है, ग्रुप एक तरह से बना लेना। तो वो कॉमन जो एक कोलेक्टिवली ये ग्रुप उनके ट्रेडिंग इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे। तो इस तरह से सेवरल सच गिल्ड्स थी इन साउथ इंडिया में फ्रॉम द 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। 8th सेंचुरी से आगे देखें तो काफ़ी सारे गिल्ड्स बन गए। और जो सबसे फेमस थे उनमें से दो नाम हैं। कौन कौन से? एक है मणिग्रामन और दूसरा है नाना देसी। ये साउथ में गिल्ड्स दो बने थे, एक तरह से आप ग्रुप कह सकते हैं, जो ट्रेडर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे। और ये ट्रेडर्स कहाँ कहाँ तक व्यापार करते थे? पेनिनसुला, यानी साउदर्न इंडिया हमारा, और जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ प्रायद्वीप का पठार है, वहाँ व्यापार करते थे। और साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया और चाइना तक व्यापार इनका चलता था, जो भी ये ग्रुप थे गिल्ड्स, है ना। तो अलग अलग कम्युनिटीज़ थी जो व्यापार करती थी। उनमें शेटियार्स आते हैं और मारवाड़ी ओसवाल्स आते हैं, जो एक बड़े ट्रेडिंग ग्रुप के रूप में सामने आए। व्यापारियों का ग्रुप रहता है ना। ये काफ़ी सारा व्यापार जो था, ये शेटियार्स और मारवाड़ी ओसवाल ही कवर कर लेते थे, ठीक है। इतने बड़े बड़े व्यापारी थे। गुजराती ट्रेडर्स में कम्युनिटीज़ थी कुछ। एक तो हिंदू बनिया आ गए, ठीक है, हिंदू बनिया आ गए, और एक मुस्लिम बोहराज, ये भी व्यापारी थे। ये कहाँ कहाँ तक व्यापार करते थे? देखो कितने दूर दूर तक व्यापार करते थे। रेड सी कितनी दूर है, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, यहाँ तक ये लोग व्यापार करते थे। क्या बेचते थे? टेक्सटाइल बेचते थे, मसाले बेचते थे, कपड़े मसाले बेचते थे। और बदले में इन एक्सचेंज व्हाट दे गॉट गेट इन एक्सचेंज दे ब्रॉट गोल्ड, है ना। सोना ले आते थे, आइवोरी, हाथी के दांत, ये सब अफ्रीका से ले आते थे। और चाइना से ब्लू पॉटरी, है ना, नीले बर्तन, और स्पाइसीस हो गए, टीन हो गए,
ये सारी चीज़ें चाइना से भी ले आते थे। सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। नाउ यू नीड टू रिमेंबर, यहाँ पे आपको याद रखने की ज़रूरत है कि कौन सी कंट्री से जो हमारे व्यापारी थे, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से व्यापार करने जाते थे, बदले में वो क्या क्या लाते थे और कहाँ कहाँ से लाते थे, ये सभी आपको याद रखना है। सिल्वर साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना से लाते थे, चाइनीज ब्लू पॉटरी लाते थे वहाँ से। गोल्ड एंड आइवरी कहाँ से लाते थे, अफ्रीका से लाते थे। ओके, सो ये माइंड में रखना है आप लोगों को। द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वर होम टू अरब, पर्शियन, चाइनीज, ज्यूइश एंड सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स। सो वेस्ट में जो भी टाउन्स थे, हमारी कंट्री के वेस्ट में जो भी टाउन्स थे, वो किसने कवर किए हुए थे, इन लोगों ने कवर किए हुए थे। ये वेस्टर्न पार्ट्स है, यहाँ पे इन लोगों ने ये टाउन्स, ये जो पोर्ट्स थे इस तरफ, ये कवर किए हुए थे। ठीक है, पर्शियन, चाइनीज, ज्यूइश, इन लोगों ने ये वेस्टर्न साइड में ये कवर किया हुआ था। Indian spices and cloth sold in Red Sea ports were purchased by Italian traders and eventually reached European markets. इस तरह से इटली के ट्रेडर्स स्पाइसेस जो होते थे, मसाले लेकर जाते थे, वो कहाँ पे बिकते थे, इटली से, और इटली से फिर यूरोप तक जाते थे, बिकते थे, और इस तरह से इनको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था। एंड दे फैच वेरी हाई प्रॉफिट्स। स्पाइसेस ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या क्या होता है, पीपर, काली मिर्च होते हैं, सिनामोन हो गया, ठीक है, दालचीनी हो गई, नटमैग हो गया, जिसको हम फल कहते हैं, कौन सा फल होता है ये, नटमैग, नटमैग होता है जायफल, जायफल को कहते हैं, ड्राइड जिंजर हो गया, ठीक है। बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ यूरोपियन कुकिंग एंड कॉटन क्लॉथ वॉज वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, इन लोगों को ये बहुत पसंद थी ये चीज़ें, और इसीलिए यूरोपियंस हमारी कंट्री की तरफ अट्रैक्ट हुए थे। इसी तरह से यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया, और ये अट्रैक्ट होके मसालों की खोज में और कॉटन क्लॉथ की खोज में ये इंडिया तक पहुंच गए, और इस तरह से ट्रेडिंग शुरू हो गई यूरोप के साथ। काबुल के बारे में स्टडी करते हैं। काबुल अपने आप में एक इम्पोर्टेंट सिटी था उस टाइम, जो इसकी लैंडस्केप था, रग्ड एंड माउंटेनियस लैंडस्केप था। ये पॉलिटिकली एंड कमर्शियली इम्पोर्टेंट था 16th सेंचुरी। ठीक है, 16th सेंचुरी ऑनवर्ड से ये काफ़ी हिट हुआ और सामने आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्यापार, काफ़ी ज़्यादा व्यापार के लिंक थे। काबुल और कंधार ये लिंक थे सेलिब्रेटेड सिल्क रूट। ठीक है, सिल्क रूट जहाँ से व्यापार होता था, व्यापारी आते जाते थे और व्यापार होता था। काफ़ी सारी कंट्रीज़ को ये सिल्क रूट कनेक्ट करता है। बिसाइड्स ट्रेड इन हॉर्सेस वॉज प्राइमरली कैरिड ऑन थ्रू दिस रूट, है ना। जो भी घोड़ों के व्यापारी थे वो इसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे। 17th सेंचुरी में जीन बैप्टिस्टे टैवर्नायर, ये एक डायमंड मर्चेंट थे। इन्होंने एस्टिमेट बताया है कि घोड़ों का व्यापार जो होता था कितने हज़ार का होता था, 30,000 का, और 30,000 उस ज़माने में एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। ओके, कैमल्स ड्राइड फ्रूट्स लेकर आया करते थे, डेट्स, कारपेट्स, गलीचे वगैरह, है ना, सिल्क्स एंड इवन फ्रेश फ्रूट्स फ्रॉम काबुल टू द सब कॉन्टिनेंट एंड एल्सवेयर। ये सिल्क रूट का यूज़ करके भी वहाँ से ये सारी चीज़ें इंडिया में आती थी। सब कॉन्टिनेंट का मतलब हमारा उपमहाद्वीप, यानी इंडिया ही, सब इंडिया आ जाता है इसमें। इंडिया सब कॉन्टिनेंट में पहले काफ़ी सारा एरिया आता था, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड आगे म्यांमार तक। स्लेव्स व आल्सो ब्रॉट फॉर हियर फॉर सेल, है ना। तो जो स्लेव्स होते थे, नौकर, वो भी बिकते थे एक तरह से पहले। क्राफ्ट्स इन टाउन्स, अब ये शिल्पकार टाउन्स में इनकी क्या स्थिति थी। क्राफ्ट्समैन ऑफ विदर वर सो फेम फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर, है ना। तो ये जो सिल्वर, चांदी का जड़ना, कॉपर में चांदी को जड़ के वो बनाना मेटल के, ये काफ़ी सारे जो भी क्राफ्ट्स थे काफ़ी हिट हुए। इनको ये इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि इट केम टू बी कॉल्ड विदरी। ओके, विदर के क्राफ्ट्समैन इतने फेमस थे, ये शिल्पकार, कि उस इस जो
जो भी मेटल ये बनाते थे इसको बिदरी कहा जाने लगा। द पंचालास और विश्वकर्मास कम्युनिटी में क्या क्या आते हैं, गोल्ड स्मिथ आ जाते हैं, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मैसन्स एंड कारपेंटर आते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग हुआ करते थे क्योंकि मंदिर बनाने में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। दे आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस, महल बनाना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाना, टैंक्स बनाना, या पानी के रिजर्वायर्स बनाना। तो या इनमें इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था क्योंकि ये क्राफ्ट्स वाले पर्सन्स थे और ये काफ़ी अच्छे क्राफ्ट जानते थे। सिमिलरली वीवर्स सच एज सलियार एंड काइकोलर्स एमर्ज एज प्रॉस्पेरस कम्युनिटीज़। ठीक है, इनकी भी काफ़ी डिमांड होने लगी क्योंकि ये बड़े अच्छे बुनकर थे। Making donation to the samples. Some aspects of cloth making like cotton cleaning, spinning, dyeing became specialized and independent crafts. Okay, ये cotton की cleaning, spinning, dyeing ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। Okay, ये एक एग्जाम्पल है 17th century candle stand brass with black overlay। ये डिज़ाइन है। द चेंजिंग फॉर्च्यून्स ऑफ टाउन्स। तो टाउन की किस्मत किस तरह से बदली, एक तरह से सम टाउन्स लाइक अहमदाबाद जो गुजरात में है वेंट ऑन टू बिकम मेजर कमर्शियल सिटी, बट अदर्स लाइक थंजावुर श्रैंक इन साइज। कुछ जो पहले काफ़ी बड़े ट्रेडिंग सेंटर्स हुआ करते थे उनकी डिमांड कम हो गई और अहमदाबाद जैसे ये काफ़ी यहाँ से व्यापार होने लग पड़ा। मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल ऑन द बैंक्स ऑफ भागीरथी विच रोज टू प्रोमिनेंस एज अ सेंटर फॉर सिल्क्स and became the capital of Bengal in 1704। ठीक है, ये एरिया भी कैपिटल बन के 1704 में सिल्क का ट्रेड हुआ करता था। डिक्लाइंड इन कोर्स ऑफ द सेंचुरी एज अ बीवर फेस्ड कंपटीशन फ्रॉम चीप मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है, जो पहले हिट हुआ करता था इतना, बाद में ये डिक्लाइन हुआ क्योंकि यहाँ पे जो लोग बीवर्स थे उनको कंपटीशन मिला किससे, मशीन मेड गुड्स क्लॉथ। आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने यहाँ के जो भी क्राफ्ट्समैन थे उनको एक तरह से ख़त्म ही कर दिया क्योंकि मशीनों से अब कपड़े बुन के, सस्ते कपड़े बुन के आने लगे थे, जिससे कि यहाँ के जो वीवर्स थे उनकी डिमांड कम हो गई थी। जो भी बुनकर थे कपड़ों की उनकी डिमांड कम हो गई क्योंकि मशीनी कपड़ा हम सबको पता है कि वो सस्ता बनेगा। ए क्लोजर लुक हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत। अब इन शहरों के बारे में हम पढ़ेंगे, इन टाउन्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी। तो हम्पी का आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर देखिए। हम्पी इज़ लोकेटेड इन कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन। जो कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन है यहाँ पर ये शहर स्थित है। आप देख सकते हैं मैप में भी। ओके, इस मैप में आप देख सकते हैं। सो दिस हम्पी इज़ लोकेटेड इन कृष्णा तुंगभद्रा का जो बेसिन है, बेसिन क्या होता है, यहाँ पे ये पानी, इन नदियों का पानी लगता है वो सारा एरिया बेसिन में ही आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये एरिया इसका बेसिन है कृष्णा का, कृष्णा यहाँ से बह रही है, आप देख पा रही हैं, तो ये सारा एरिया बेसिन में ही आ जाएगा। ठीक है, जहाँ तक इसका पानी, जहाँ सिंचाई होती है, जहाँ तक इसका पानी जाता है। सो ये शहर यहाँ पर लोकेटेड था। ये फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द विजयनगर एम्पायर जो हुआ करता था उसके बारे में आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। ये एम्पायर 1336 में फाउंड हुआ। यहाँ के जो रूम्स हैं, खंडर हैं यहाँ पे, वो बताते हैं कि रूम्स एट हम्पी रिवील अ वेल फोर्टिफाइड सिटी। एक काफ़ी डेवलप शहर था, सिटी थी, यहाँ पे अच्छी चारदीवारी वगैरह सब था। नो मोटर और सीमेंटिंग एजेंट वाज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वाल्स। तो कंस्ट्रक्शन के लिए क्या यूज़ हुआ था, तो सीमेंट वगैरह या मोटार यूज़ नहीं हुआ था। क्या यूज़ हुआ, क्या कौन सी टेक्निक थी, पत्थरों को ही एक तरह से आपने इस तरह आपने एक दूसरे के साथ इस तरह से बैच किया जाता था, जोड़ा जाता था, इंटरलॉकिंग की जाती थी। ठीक है, ए फोर्टिफाइड सिटी। पुर्तगीज ट्रैवलर डोमिंगो पेस ने डिस्क्राइब किया है हम्पी को 16th सेंचुरी में। 16th सेंचुरी में हम्पी की क्या स्थिति थी। एट द एंट्रेंस ऑफ द गेट वे दोज पास हु कम फ्रॉम गोवा, दिस किंग हैज मेड within it a very strong city fortified with walls and towers. These walls are not like those of other cities
बट आर मेड वेरी स्ट्रॉन्ग मैसनरी, है ना। तो काफ़ी अच्छे तरीके से मिस्री इस तरह से थे कि काफ़ी अच्छे से इन टावर्स को, इन वॉल्स को बनाया गया था। और ऐसा बहुत ही कम जगहों पे देखने को मिलता था, इस तरह के टावर्स, वॉल्स, इस तरह की सिटी काफ़ी अच्छी मैनेज थी। एंड इनसाइड वेरी ब्यूटीफुल रोज ऑफ बिल्डिंग मेड आफ्टर दियर मैनर विथ फ्लैट रूफ्स, है ना। तो फ्लैट रूफ की तो काफ़ी डिमांड उस टाइम हुआ करती थी, इस तरह से फ्लैट होता है जो, है ना। तो ये प्रशंसा की है हम्पी की पुर्तगीज ट्रैवलर ने। द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वाज डिस्टिंक्टिव, काफ़ी अलग तरह का ही आर्किटेक्चर था। बिल्डिंग रॉयल कॉम्प्लेक्स में का आर्किस थी, डोम्स थे, पिलर्ड हॉल्स थे, और मूर्तियाँ रखी थी, तो मूर्तियों के लिए भी अलग अलग स्टैंड बनाए रखे थे। वेल प्लान्ड ऑर्किड्स थे, तो फ्रूट वगैरह के साथ में गार्डन्स भी लगा रखे थे। स्कल्पचर मोटिव्स थे सच एज ऑफ द लोटस एंड कॉर्बल्स, है ना। तो इस तरह से जो एक सपोर्ट दी जाती है जो पिलर्स के ऊपर दोनों तरफ से, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्कल्पचरल मोटिव्स। यहाँ पे थोड़ा सा बना नहीं अच्छे से, इस तरह से फिर शब्द को सपोर्ट दी जाती है और नीचे पिलर होता है। स्कल्पचरल मोटिव्स सच एज द लोटस एंड कॉर्बल्स इन इट्स हेडे इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। हेडे मतलब जब अच्छा टाइम था 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी में, हम्पी में जो कमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी। मुस्लिम मर्चेंट्स थे, चेटीज थे, एजेंट्स थे, यूरोपियन ट्रेडर्स से सच एज द पोर्तुगीज थ्रॉन्ग द मार्केट ऑफ हम्पी, है ना। यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ लगी रहती थी हम्पी में, और व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। टेम्पल्स वर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड देवदासीज टेम्पल डांसर। देवदासीज किसको कहते हैं, टेम्पल में जो डांस करती हैं, ठीक है, उनको देवदासीज कहते हैं। और वो कहाँ का ना किसके आगे नाचती थी, एक तो जो अमीर लोग थे, जो राजा होते थे उनके आगे नाचती थी, और भगवान के जहाँ डाइटीज जो भी मूर्ति होती थी उनके आगे नाचती थी। तो महानवमी फेस्टिवल जिसको नवरात्रे कहते हैं साउथ में, अब तो का नवरात्रि नॉर्थ में भी काफ़ी हिट है। महानवमी फेस्टिवल को नवरात्रे कहते हैं साउथ में, वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। हम्पी में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था, नवरात्रि का फेस्टिवल। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो पुरानी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, पुरानी जो बिल्डिंग्स रहती हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनको कहते हैं। उन्होंने क्या फाउंड किया है, महानवमी प्लेटफॉर्म। महानवमी प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे राजा जो होते थे उपहार लिया करते थे, ट्राइब्यूट लिया करते थे, उपहार लिया करते थे, गिफ्ट्स लिया करते थे, किससे, सबऑर्डिनेट चीफ से। हियर he also wore dance and music performance as well as the wrestling moves। जो रेसलिंग वगैरह होती थी, तो ये इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से, ऊंची जगह से ऊपर वो ऊपर बैठ के देखा करते थे, ठीक है। हम्पी फैल इनटू रूइन, है ना। तो ये खंडरों में बदल गई कब, जब विजयनगर एम्पायर इन 1565 बाय द डेक्कन सुल्तान्स ने डिफीट कर दिया। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ द विजयनगर इन 1565 बाय द डेक्कनी सुल्तान ने इनको हरा दिया। द रूलर्स ऑफ गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार और विदर, इन सभी रूलर्स ने मिलकर इनको, इस विजयनगर एम्पायर को के जो राजा थे उनको हरा दिया इन 1565। और ये हम्पी एक शहर जो था का जो काफ़ी संपन्न था अपने टाइम में, खंडरों में तब्दील हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गेट वे टू द वेस्ट। ओके, गेट वे टू द वेस्ट। सूरत वेस्ट की तरफ एक गेटवे था, वेस्ट की तरफ गेटवे जानी, यहाँ से ही मैक्सिमम व्यापार होता था। सूरत इन गुजरात वाज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड द मुगल पीरियड अलॉन्ग विद कैंपे प्रेजेंट डे खम्बत। खम्बत एक टाउन है, ठीक है। तो ये सूरत गुजरात में जो है ये काफ़ी, यहाँ पे व्यापार इस एरिया से होता था। अहमदाबाद में भी सब होने लगा ये सब। सूरत गेटवे था फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, ओके। वाई द गल्फ ऑफ ऑर्मूज, वाई द गल्फ ऑफ ऑर्मूज, आप सर्च कर सकते हैं, नेट में देख सकते हैं। ये अरेबिया के नीचे वाला जो समुद्र से रास्ता है, वहाँ वहाँ के रास्ते से व्यापार होता था। सूरत हैज़ आल्सो बीन कॉल्ड द गेट टू मक्का बिकॉज मैनी पिलग्रिम शिप्स सेट सेल फ्रॉम हियर। ओके, मक्का
को भी यहाँ से एक तरह से रास्ता माना जाता था, गेट माना जाता था, क्योंकि सारे जो पिलग्रिम्स थे जो मक्का में जाते थे, जो भी मुस्लिम्स, वो यहाँ से ही जाते थे, ठीक है, यहाँ से ही समुद्री जहाज़ों में बैठकर जाते थे। The city was cosmopolitan and people of all castes and creed lived here. Okay, cosmopolitan जहाँ अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग रहते हैं, तो सूरत में तरह तरह के लोग रहते थे. In the 17th century, the Portuguese, Dutch and English had their factories and warehouses at सूरत. तो 17th सेंचुरी में पुर्तगाली भी आ गए, डच भी आ गए, जो हॉलैंड से थे, इंग्लिश भी आ गए, है ना. तो उन्होंने कहा अपने वेयर हाउसेस, फैक्ट्रीज बना ली सूरत में. इंग्लिश क्रॉनिकर है एक ओविंगटन, उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है, क्या लिखा है उसने, इस पोर्ट के बारे में, इस बंदरगाह के बारे में लिखा है, जो सूरत के बारे में, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. 1689 में उसने कहा है, एंड एवरेज 100 शिप्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, 100 जहाज अलग अलग देशों के इस पोर्ट पे, इस बंदरगाह सूरत में आते थे, है ना. एंड कुड बी फाउंड एंकर्ड एट द पोर्ट एट एनी गिवन टाइम. तो 100 जहाज कम से कम ऑन एवरेज आते थे इस पोर्ट पे. There were also several retail and wholesale shops selling cotton textiles. तो इस जगह पे काफ़ी सारी होलसेल में भी बिकती थी चीज़ें और रिटेल में भी बिकती थी कॉटन टेक्सटाइल्स. सूरत के टेक्सटाइल्स फॉर देयर गोल्डन लेस बॉर्डर्स, जिनको जरी कहते हैं, जरी लगी हुई होती है, तो गोल्डन लेस बॉर्डर जो होते हैं, ऐसे कपड़े काफ़ी ज़्यादा डिमांड में थे, जिनकी मार्केट वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, यहाँ तक इनकी मार्केट थी. वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप तक इनकी मार्केट थी. द स्टेट बिल्ड न्यूमरस रेस्ट हाउसेज टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हु केम टू द सिटी. तो इस जगह पे रहने की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी सूरत में, तभी बाहर से लोग आते भी थे, क्योंकि सभी व्यवस्था उनको मिल जाती थी वहाँ पे. काफ़ी अच्छी मैग्निफिशेंट बिल्डिंग्स थी, इन्यूमरेबल प्लेजर पार्क्स थे जहाँ पे लोग ठहर सकते थे. Kathiawar, Seth और महाजन, जो मनी लैंडर्स थे, हैड ह्यूज बैंकिंग हाउसेज दैट सूरत. ओके, ये बैंकिंग वाले जो सर्विसेज थी ये लोग देते थे. कौन देते थे? दीज महाजन्स, है ना, कथायवाड़ सेठ्स और महाजन्स. ये बैंकिंग हाउसेस इन्होंने सेटअप किए थे कहाँ पे? सूरत में. इट इज़ नोट वर्दी दैट सूरत हंडीज वर ऑनर्ड इन द हॉर ऑफ मार्केट्स एट कायरो इन इजिप्ट. ओके, कायरो कहाँ पर है? इजिप्ट में. ये हुंडीज इनकी कहाँ तक चलती थी? देखो, कायरो इजिप्ट में. हुंडीज क्या होती है? जब कोई सामान लेता है तो उसके बदले में लिख कर दे दिया जाता है, अगर पैसे नहीं दिए तो लिख कर दे दिया जाता है कि इतने का इतने पैसों का ये सामान बिका है ना. तो वर ऑनर्ड इन द फॉर ऑफ प्लेसेस, कितने दूर तक चलती थी ये? सब कॉन्टिनेंट से कायरो इजिप्ट तक चलती थी. बासरा इन इराक में जगह है, एंटवर्प इन बेल्जियम. ओके, इतने दूर दूर तक व्यापार होता था, और जो ये बैंकिंग हाउसेस थे इनकी चलती थी कठियावाड़ से और महाजन की. However, Surat began to decline towards the end of the 17th century. फिर जैसे 17th सेंचुरी का अंत आता है, सूरत डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है. सूरत में जो भी पोर्ट्स में जो गतिविधियाँ होती थी वो कम होना शुरू हो जाती हैं. क्या कारण था इसका? दिस इज़ बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स. कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द डिक्लाइन ऑफ सूरत? द लॉस ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी, बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर. जो था आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे भी. मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो गया 1707 में के बाद. औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो गया था. उनका कंट्रोल डिक्लाइन होना शुरू हो गया था. सी रूट का कंट्रोल जो था वो रूट्स बाय द पुर्तगीज एंड कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे, प्रेजेंट डे मुंबई, where the English East India Company shifted its headquarters in 1668. Today Surat is a bustling commercial center. आज सूरत फिर से एक अच्छा कमर्शियल सेंटर है. वहाँ से काफ़ी सारा व्यापार होता है. लेकिन उस टाइम मुगल एम्पायर जैसे ही मुगल एम्पायर का दबदबा कम हुआ और कमज़ोर पड़ता गया मुगल एम्पायर, तो सूरत में भी जो पुर्तगीज़ जो रूलर्स थे उन्होंने अपना कंपटीशन
के कारण, उनके कंपटीशन के कारण और इंग्लिश और पुर्तगीज़ के कंपटीशन के कारण ईस्ट इंडिया ने कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर ही शिफ्ट कर लिया। जो कि पहले सूरत में रहते थे, सूरत में उन्होंने अपने वेयर हाउसेस और फैक्ट्रीज अपनी सेटअप की थी, जैसे आपने पहले पढ़ा। उन्होंने वहाँ से सब शिफ्ट कर दिया, इसीलिए सूरत की वैल्यू ही खत्म हो गई। फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, मसूलीपट्टनम जगह है, आंध्र प्रदेश में ही है ये टाउन। द टाउन ऑफ मछलीपट्टनम फिश पोर्ट, यहाँ से मछली वगैरह पकड़ते हैं। ये शहर, ये टाउन कहाँ बसा है? कृष्णा रिवर जो है, कृष्णा नदी है उसके किनारे बसा हुआ है। डेल्टा जो है कृष्णा रिवर का, उसके ऊपर बसा हुआ है। इन 17th सेंचुरी इट वाज अ सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी। ओके, 17th सेंचुरी में तो काफ़ी ज़्यादा व्यापार इस जगह से हुआ करता था। डच और ईस्ट इंडिया कंपनीज ने मसूलीपट्टनम पे अटेम्प्टेड टू कंट्रोल मसूलीपट्टनम। इन दोनों ने, डच जो हॉलैंड से थे और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी ब्रिटेन से लोग थे, इन्होंने मसूलीपट्टनम पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। As it became the most important port on the Andhra coast. The fort at Masulipatam was built by the Dutch. जो किला वगैरह है मसूलीपट्टनम में, ये किसने बनाया है? डच ने बनाया है। अ पोर फिशर टाउन, यहाँ पे एक अकाउंट है, किसने लिखा है ये? अ फैक्टर ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम था विलियम मैथवोल्ड। विलियम मैथवोल्ड ने क्या कहा है मसूलीपट्टनम के बारे में 1620 से? चलिए देखते हैं। This is the chief port of Golconda. This is the chief port of Golconda, where the right worshipful East India Company have their agent. Okay, तो ये कहता है कि ये एक मुख्य पोर्ट था गोलकोंडा का। गोलकोंडा के बारे में आपने पढ़ा, गोलकोंडा के बारे में। यहाँ पे वो कहता है कि रिस्पेक्टफुल जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वहाँ पे एक चीफ जो होता था, वो कंट्रोल करता था, एजेंट होता था। इट इज़ अ स्मॉल टाउन बट पॉपुलस, अनवॉल्ड, इल बिल्ट एंड वर्स्ट सिचुएशन विथ ऑल द स्प्रिंग्स और ब्रैकिश। हाँ, यहाँ पे सिर्फ खारा पानी होता था और कोई इस तरह की सुविधाएं नहीं है, ना चार दीवारी इस तरह की, ना कोई अच्छी बिल्डिंग्स। मतलब बड़ा ही अनमैनेज सा टाउन था ये। इसके बारे में कौन लिख रहा है? ये विलियम मैथवोल्ड लिख रहा है। It was first a poor fisher town, afterwards the convenience of the road, a place where ships can anchor, made it to residence for merchants, है ना। जब बाहर के व्यापारी वगैरह आने लगे और यहाँ पे लोगों ने रेजिडेंस की व्यवस्था वगैरह भी कर ली, यहाँ पे लोग रहने लगे और इस तरह से ये बाद में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन इस एरिया में हो गई और यहाँ से भी अच्छा खासा व्यापार होने लगा। The Qutub Shahi rulers of Golconda imposed royal monopolies on the sale of textiles. Okay. जो कपड़े थे, जो स्पाइसेस थे, इनके ऊपर मोनोपोली कंट्रोल किसने करना शुरू कर दिया था? कुतुब शाही रूलर्स जो गोलकोंडा के थे, उन्होंने व्यापार पे एकाधिकार एक तरह से कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, ताकि सारा का सारा व्यापार किसके हाथों में ना चला जाए? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए। Okay, the first competition among various trading groups, the Golconda nobles, Persian merchants, किसके बीच competition? इन सभी के बीच गोलकोंडा नॉवल्स जो थे, पर्शियन मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, तेलुगु कोमाटी शेट्टीज थे, यूरोपियन ट्रेडर्स थे, मेड द सिटीज पॉपुलस एंड प्रॉस्परस। ठीक है, इन लोगों के बीच कंपटीशन की वजह से जो ये एरिया था, ये काफ़ी ज़्यादा मछलीपट्टनम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन वाला हो गया, बहुत लोग बस गए यहाँ पे। लेकिन क्या हुआ, क्या कारण था कि मसूलीपट्टनम भी बाद में डिक्लाइन हो गया? इसका कारण था मुगलों की पावर का बढ़ना, है ना। उन्होंने गोलकोंडा को भी एनेक्स कर दिया। As the Mughals began to extend their power to Golconda, their representative, गवर्नर मीर जुमला ने क्या किया? इसने काफ़ी शातिर तरीके से दोनों को आपस में भिड़ा दिया। किस किस को भिड़ा दिया? डच और इंग्लिश को एक दूसरे से ही इसने लड़ाई लगवा दी और 1686-87 में मुग़ल एम्पायर औरंगजेब ने गोलकोंडा को जीत लिया, है ना, अपने कंट्रोल में ले लिया।
गोलकोंडा को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब क्योंकि मसूलीपट्टनम में बाहर के लोग ही थे ज़्यादा, डच थे, इंग्लिश थे, ये लोग, इन लोगों को तो वहाँ से अपना अल्टरनेट अरेंजमेंट, अलग कोई अलग अरेंजमेंट करना पड़ना था क्योंकि मुगल्स का कंट्रोल आ गया था वहाँ पर। दिस काज द यूरोपियन कंपनीज टू लुक फॉर अल्टरनेटिव्स। ओके, इन्होंने अल्टरनेटिव्स सोचना शुरू कर दिया कि अब ये क्या करेंगे। It was a part of the new policy of the English East India Company that it was not enough if a port had connections with the production centers of the hinterland. ठीक है, तो उनकी पॉलिसी थी कि ज़रूरी सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि पोर्ट्स सिर्फ हिंटरलैंड के साथ कनेक्ट हो, गांव के साथ कनेक्ट हो, यहाँ से कच्चा माल आ जाए, इतना काफ़ी नहीं था। अब उनके लिए अब वो चाहते थे कि जो उनके ट्रेड सेंटर्स बने, जो ब्रिटिशर्स या डच इन लोगों के ट्रेड सेंटर्स बने, वो उनमें क्या-क्या हो, उनमें कंबाइन क्या-क्या हो, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल रोल्स, ये सारे रोल्स भी हों, सिर्फ एक व्यापार ही नहीं, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल रोल्स भी वो उनके ट्रेड सेंटर्स प्ले करें, ये सब रोल्स भी वो प्ले करें, क्योंकि अल्टीमेटली उनको अपना कंट्रोल भी एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, नहीं तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। जैसे मसूलीपट्टनम पे मुगल्स का कंट्रोल हो गया गोलकोंडा पे, तो अंग्रेज़ों को तो वहाँ से अपना अल्टरनेट अरेंजमेंट करना था। इसीलिए इन्होंने अब इन्होंने ऐसा सोचा कि ट्रेड सेंटर्स जो होंगे should combine political, administrative and commercial roles. So as the company traders moved to Bombay, Calcutta, present-day Kolkata and Madras, जो आज एक मुख्य बहुत बड़े-बड़े शहर हैं, मसूलीपट्टनम lost both its merchants and prosperity. जो इसकी संपन्नता थी, जहाँ जो व्यापारी यहाँ पे रहते थे, वो सब यहाँ से एक तरह से जाने लगे. Declined in the course of the 18th century, being today nothing more than a dilapidated little town. ओके, मसूलीपट्टनम एक मतलब एक डायलैपिडेटेड लिटल टाउन, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक उजड़ी हुई बस्ती एक तरह से बन के रह गया है आज. न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स, न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स, नए टाउन और ट्रेडर्स, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. अब एक शहर पहले बसता है, फिर वहाँ से अंग्रेज या डच अपने शहर सेंटर्स शिफ्ट करते हैं, जैसे सूरत से शिफ्ट किया, फिर मसूलीपट्टनम से, बॉम्बे, कोलकाता, इन एरियाज़ में है ना, तो उस एरिया की इम्पोर्टेंस ही नहीं रहती है. और बाद में नए टाउन्स और ट्रेडर्स, नए टाउन्स बसे, वहाँ पे व्यापारी व्यापार करते थे. 16th एंड 17th सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेडर्स वर सर्चिंग फॉर स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स. ओके, 16th एंड 17th सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेडर्स व्हाट दे वर सर्चिंग फॉर स्पाइसेस, मसाले और टेक्सटाइल्स की वो खोज कर रहे थे, क्योंकि ये जो मसाले वगैरह थे काफ़ी हिट हो गए थे यूरोप में. हिट मतलब फेमस थे और काफ़ी डिमांड थी यूरोप और वेस्ट एशिया में इनकी. डच, इंग्लिश, फ्रेंच, इन्होंने अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली थी, जो इनके जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी उसको एक्सपेंड कर रही थी. कहाँ? ईस्ट में. ईस्ट में यानी हमारे इंडिया वाली साइड. Initially great Indian traders like Mullah Abdul Ghaffur and बीरजी बोरा. बीरजी बोरा ने इनको कंट्रोल करने की कोशिश की. इन्होंने, क्योंकि इनके पास बहुत सारी शिप्स थी, बहुत सारे समुद्री जहाज थे, इन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया, व्यापार को या इनको कंपटीशन देना शुरू किया. लेकिन यूरोपियन कंपनीज ने अपनी नेवल पावर, जो उनकी नौसेना शक्ति थी, उसको यूज़ किया टू गेन कंट्रोल ऑफ द सी ट्रेड. जो भी समुद्र से व्यापार होता था उसके ऊपर उन्होंने अपना कंट्रोल, दबदबा बनाया. और इंडियन ट्रेडर्स, जो भी बाहर के व्यापारी थे, इनको अपने एजेंट के तौर पर काम करने के लिए मजबूर कर दिया. तो इसके बाद क्या हुआ? अल्टीमेटली द इंग्लिश emerged as the most successful commercial and political power in the subcontinent. Okay, most successful commercial and political power. कमर्शियल यानी जो व्यापार इधर से मसाले ले जाते थे, वहाँ पे बहुत महंगे बेचते थे, उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था. उन्होंने एक पावर
की तरह एस्टेब्लिश तो होना ही था, क्योंकि उनकी दिन ब दिन पावर बढ़ती जा रही थी। वो यहाँ से व्यापार करते थे और वहाँ पे महंगे दामों पे जाकर बेचते थे। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर भी इंडिया में बढ़ा ली। The spurt in the demand for goods like textiles led to great expansion of crafts of spinning, weaving, bleaching, dyeing। ये सारी एक्टिविटीज़ वगैरह बढ़ना शुरू हो गई। जैसे ही यूरोप में हमारे कपड़े की डिमांड बढ़ना शुरू हो गई, with more and more people taking them up। ओके, द इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइंस काफ़ी रिफाइन होना शुरू हो गए। लेकिन इसी टाइम पीरियड में जो हमारे क्राफ्ट्समैन थे, इंडियन क्राफ्ट्समैन थे, जो भी शिल्पकार थे, इनकी आज़ादी एक तरह से ख़त्म होना शुरू हो गई। वो कैसे? क्योंकि जो डिमांड करते थे अंग्रेज, जहाँ जो भी यहाँ पे बाहर के लोग, ईस्ट इंडिया कंपनीज यहाँ पे एस्टेब्लिश की थी, वो सब लोग अपने हिसाब से जो डिमांड करते थे, ऑर्डर देते थे, उसी हिसाब से अब इन क्राफ्ट्स पर्सन को डिज़ाइन बनाने पड़ते थे और इससे इनकी इंडिपेंडेंस खत्म हो गई। दे लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस। ओके, वीवर्स नो लॉन्गर हैड द लाइबिलिटी ऑफ सेलिंग देयर क्लॉथ्स और वीविंग देयर ओन पैटर्न्स। वो अपने पैटर्न के क्लॉथ अब नहीं बनाकर बेच सकते थे, उनको वही सप्लाई करना था अब जो ब्रिटिशर्स को पसंद था, जहाँ जो हॉलैंड वालों को पसंद था, जो पुर्तगीज को पसंद था। 18th century saw the rise of the Bombay, Calcutta and Madras। ओके, 18th century यानी 1701 से शुरू कर दे तो ये शहर बढ़ना शुरू हो गया। अपने आप में इनका जो भी पॉपुलेशन थी बढ़ना शुरू हो गई, व्यापार यहाँ से चलना शुरू हो गया। ये मुख्य शहर बन गए, ठीक है, आज भी ये मुख्य शहर बन चुके हैं, इनफैक्ट मुख्य शहर हैं। Crafts and commerce underwent major changes as merchants and artisans such as weavers were moved into the black towns established by the European companies। तो जो हमारे इंडिया के क्राफ्ट्स पर्सन्स थे, आर्टिजन्स थे, मर्चेंट्स थे, उनको ब्लैक टाउन में शिफ्ट कर दिया गया और ख़ुद वो ऐसी जगह पे रहते थे यहाँ पे काफ़ी अच्छी रेजिडेंसीज होती थी, अच्छे घर होते थे। जैसे फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मैड्रास में है, फोर्ट सेंट विलियम कलकत्ता में है। तो यहाँ पे ये लोग रहते थे और इंडियन जहाँ जो क्राफ्ट पर्सन्स थे उनको ब्लैक टाउन्स में रखते थे, जहाँ पे सुविधाएं होती ही नहीं थी अच्छी। The story of crafts and commerce in the 18th century will be taken up next year। तो अगले साल में यानी नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ेंगे क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स, जो भी 18th सेंचुरी के बाद वाला टाइम पीरियड है उसके बारे में पढ़ेंगे आप। जो मॉडर्न टाइम पीरियड है उसके बारे में स्टडी करेंगे। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ट्रेडिंग हैपनिंग बिटवीन द different areas between different traders। Here is a story of Vasco da Gama and Christopher Columbus। इन दोनों के बारे में आप स्टडी करेंगे, कौन था वास्को डी गामा, कौन था क्रिस्टोफर कोलंबस। यूरोपियन सेलर्स अनप्रेसिडेंटेड एक्सप्लोरेशन करते रहते थे, सी रूट ढूंढते रहते थे, समुद्री रास्ता कि किस तरह से हम इंडिया तक पहुँचे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक पहुँचे और यहाँ से स्पाइसेस मसाले वगैरह लेकर चले जाएँ। तो ऐसा ही एक एक्सप्लोरर था, यूरोपियन सेलर था वास्को ड गामा। वास्को ड गामा कहाँ का था? ये पुर्तगाल का था। ये अफ्रीकन कोस्ट तक आया, अफ्रीकन कोस्ट तक आया, वेंट राउंड द केप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस्ड ओवर द इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन तक आप पहुँचाइए। इसने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की, इसको 1 साल लग गया इंडिया तक पहुँचने में, ठीक है। इसको 1 साल लग गया। ये कब पहुँचा? कैलिकट में 1498 में कैलिकट में पहुँचा ये और वापिस चला गया लिस्बन में, ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, वहाँ चला गया अगले साल। इसने लेकिन क्या क्या खोया इतने लंबे टाइम पीरियड, इतना 1 साल लग गया इसको आने में ही। ही लॉस्ट 2 ऑफ हिज 4 शिप्स। 4 जहाज थे इसके, 2 तो इसने खो दिए, डूब गए होंगे, है ना। और 107 एंड ऑफ द 170 मैन एट स्टार्ट ऑफ द जर्नी, कितने बचे? सिर्फ 54 ही सर्वाइव कर पाए थे, बाकी सारे मर गए थे इसके एक्सप्लोरेशन के उसमें ही, है ना। ये रास्ता ढूंढ रहा था इंडिया। इन स्पाइट ऑफ द ऑब्वियस हैजर्ड्स द रूट्स दैट वर ओपन्ड अप प्रूव टू बी एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल, है ना। रास्ता इसने जो ढूंढा वो काफ़ी प्रॉफिटेबल सिद्ध हुआ इनके लिए। एंड ही was followed by English, Dutch and French sailors।
क्योंकि ये देश एक तरह से पास पास ही हैं और इन देशों ने ये एक दूसरे को अगर वो गया तो उसके पीछे पीछे ये भी सारे चल पड़े और इस तरह से इंडिया तक पहुंच गए। द सर्च फॉर द सी रूट्स टू इंडिया हैड अनदर अनएक्सपेक्टेड फॉल आउट, है ना। तो अब ये जो लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, समुद्री रास्ता ढूंढ रहे थे, तो उसका कुछ और भी अलग नतीजे निकले। अब इस अजम्पशन के साथ अब क्रिस्टोफर कोलंबस ये कहाँ का था, इटली का था, इटालियन था, ये ही वॉज इटालियन। क्रिस्टोफर कोलंबस ने सोचा कि धरती तो गोल है, अगर वो इस रास्ते से दूसरे रास्ते से जाएगा तब भी वो सब कॉन्टिनेंट इंडिया में पहुंच जाएगा। तो पहुंचा वो कहीं और ही जाके, ठीक है। एंड इटालियन डिसाइडेड टू सेल वेस्टवर्ड्स अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन। इसने अटलांटिक ओशियन के रास्ते से अपनी जो सेलिंग करना शुरू की, जहाज लेकर चल पड़ा। ही लैंडेड इन द वेस्ट इंडीज विच गॉट नेम बिकॉज ऑफ द कन्फ्यूजन, है ना। अब वेस्ट इंडीज का नाम भी इसीलिए पड़ा था, उनको लगा कि यही इंडिया है, लेकिन वो इंडिया तो नहीं था, है ना। तो वेस्ट इंडीज का नाम भी इसी कन्फ्यूजन में पड़ गया था। their name because of this confusion in 1492. He was followed by sailors and conquerors from Spain and Portugal. ठीक है, ये स्पेन और पुर्तगाल से भी जो कॉन्करर थे, जो जगह वो जीतते थे और वहाँ पे अपनी कॉलोनी बसा लेते थे, यहाँ उसको अपने अंडर में ले लेते थे, तो वो फॉलो कर रहे थे इसको, स्पेन और पुर्तगाल के भी। वो ऑक्युपाइड लार्ज पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड साउदर्न अमेरिका। तो इन्होंने इसके पीछे जाते जाते किसको ऑक्युपाई कर लिया, क्रिस्टोफर कोलंबस को फॉलो किया और इन्होंने सेंट्रल और साउथ अमेरिका को भी अपने कब्जे में ले लिया, ऑफन डिस्ट्रॉइंग अर्लियर सेटलमेंट इन द एरिया। जो भी पहले की जो लोग वहाँ पे बसे थे उनको एक तरह से तबाह कर दिया और खुद वहाँ पे अपना जो भी बिजनेस था, जहाँ वहाँ से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना और अपने कंट्री में ले जाना, ये सब शुरू कर दिया। दीज आर द क्वेश्चन आंसर। चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये सभी क्वेश्चन आंसर जो है या फिल इन दी ब्लैंक्स है, मैच ऑफ द फॉलोइंग, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एंड दिस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस सभी के आंसर्स एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।